अपने हाथ ऊपर कर लो, तुम अंडर अरेस्ट हो। मुझ पर 50 मिलियन यानी 5 करोड़ के फ्रॉड का इल्ज़ाम था और फंड्स ट्रांसफ़र करते टाइम पुलिस वालों ने मुझे रंगे हाथों दबोच लिया था। मगर इंटरोगेशन रूम में बैठे हुए मैंने अचानक अपनी चुप्पी तोड़ी और सीधे इन्वेस्टिगेशन कैप्टन से एक सवाल पूछ लिया। ऑफिसर, आप लोग मुझ पर जिन 2 बड़े करोड़ों के स्कैम का चार्ज लगा रहे हैं, उनका टाइमिंग कल रात ठीक 8:30 बजे का ही है ना? यह सुनकर ऑफिसर ने बहुत ही इरिटेट होकर अपना हाथ हिलाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास पक्के सबूत हैं और वो मुझ जैसे क्रिमिनल के साथ एक लफ्ज़ भी फालतू वेस्ट नहीं करना चाहता था। पर अगले ही सेकंड मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेरी आंखें बिल्कुल उस ऑफिसर के चेहरे पर गड़ी हुई थीं। मैंने बड़ी शान से कहा, जहाँ तक मुझे याद है कल रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं तो आप ही के पुलिस स्टेशन के मेन गेट के बाहर खड़ी साइकिलें तोड़ रहा था। तो फिर मेरे पास इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम देने का टाइम आखिर कहाँ से आ गया? मेरी ये बात सुनते ही पूरे इंटरोगेशन रूम में एकदम सन्नाटा छा गया और वहाँ खड़े सारे पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उनका पूरा फोकस सिर्फ उस बड़े स्कैम पर था और वो मेरी इस छोटी सी प्रीक्वेल वाली हरकत को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर बैठे थे। बिना कुछ और सुने ऑफिसर ने मुझे हथकड़ी लगाई और वापस से लॉकअप के अंदर धकेल दिया। लेकिन मज़ेदार बात तो ये थी कि मैं ज़रा सा भी नहीं घबराया, बल्कि मेरे चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल आ गई। मुझे याद आ रहा था मेरा पिछला जन्म, जब मेरी गर्लफ्रेंड लिऊ रुयान और मेरे ही रूममेट चू शेंग ने मिलकर एक ऐसा फ्रॉड और चोरी का कॉन्ड किया था जिसने पूरे कॉलेज को हिला कर रख दिया था। और उन कमीनों ने मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर बहुत ही चालाकी से मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे, ताकि सारा इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सिर पर आ गिरे और मैं अकेला गुनहगार बन जाऊं। हाँ यार, और उसी के चक्कर में मुझे पूरे 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ा और मेरे बेचारे माँ बाप भी इसी सदमे में तड़प तड़प कर दुनिया से चले गए। उस वक्त मैं इतना बेवकूफ़ था कि मुझे लगता था कि बस किसी तरह ये सज़ा काट लूँ तो जेल से बाहर आते ही मेरी ज़िंदगी में फिर से सब कुछ सही हो जाएगा और मैं एक नई शुरुआत करूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे जेल से छूटने के ठीक एक दिन पहले वो लोग किसी को सुपारी देकर मुझे मुझे पीट पीट कर जान से मार डाला था। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं वापस उसी दिन में आ गया था जब वो लोग मुझे फंसाने के लिए अपना जाल बिछाने वाले थे। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा था, इसलिए बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए मैं सीधा अपने घर से बाहर की तरफ भागा। मैंने तुरंत एक कैब ली और सीधा सिटी पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर आकर उतरा। वहाँ सड़क किनारे पड़ी एक भारी सी ईंट मैंने अपने हाथ में उठाई और तुरंत अपना लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया। मैंने कैमरे में देखकर पूरे स्वैग से कहा, आज मैं तुम सबको एक बहुत ही क्रेजी स्टंट दिखाने वाला हूँ, ईंट से साइकिलें तोड़ना। मैंने वो ईंट उठाई और वहाँ लाइन से खड़ी उन चमचमाती शेयरिंग साइकिलों बिना कुछ सोचे समझे दे मारी। एक के बाद एक मैं साइकिलों को चकनाचूर करता जा रहा था और मेरा ये खतरनाक रूप देखकर कोई भी डर जाता। मेरा ये पागलपन देखकर लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। पूरी स्क्रीन पर बस यही मैसेज भरे हुए थे कि ये यूट्यूबर पागल हो गया है, जल्दी से कोई पुलिस को कॉल करो। कुछ ओवर स्मार्ट लोग तो मेरी पर्सनल डिटेल्स और आइडेंटिटी तक निकालने में लग गए ताकि मुझे इंटरनेट पर एक्सपोज कर सके। ये सब देखकर मेरी हंसी छूट गई और मैंने और भी ज़्यादा जोश में आकर साइकिलें तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई यही तो वो तमाशा था जो मुझे चाहिए था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी 5वीं साइकिल का कबाड़ा कर रहा था, अचानक से मेरे कानों में पुलिस के सायरन की तेज़ आवाज़ गूंजने लगी। मैंने तुरंत अपने हाथ की वो ईंट पीछे की तरफ फेंक दी और लाइव स्ट्रीम के कैमरे की तरफ मिडल फिंगर दिखाते हुए पूरे एटीट्यूड में कहा, ये टाइम अच्छे से नोट कर लो, सब के सब 23 अक्टूबर 2023 रात के ठीक 8 बजे हैं और तुम्हारा बाप शेंग लिन यहाँ सरेआम क्राइम कर रहा है। तभी 3 पुलिस वाले मेरी तरफ भागते हुए आए और उनमें से जो लीडर लग रहा था उसने झपट कर मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। मैंने भी पूरे कॉपरेशन के साथ अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर उठा लिए और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान हूँ। मेरी ये अजीबोगरीब हरकत देखकर वो पुलिस वाले पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि शायद मुझे कोई गहरा सदमा लगा है या मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ।
इसीलिए वो कुछ पल के लिए मेरे पास आने से भी घबराने लगे। उनकी ये हालत देखकर मुझसे अब और सब्र नहीं हुआ। मैंने फिर से वो ईंट उठाई और पूरी ताकत से एक और साइकिल पर दे मारी। अगर तुम लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे हो तो मैं इन्हें ऐसे ही तोड़ता रहूँगा, मैंने चिल्लाकर कहा। भाई रिलैक्स हो जाओ, इतना हाइपर मत हो। एक जवान पुलिस वाले ने आगे बढ़कर मेरे हाथ से वो ईंट छीन ली, लेकिन मैंने अपना हाथ झटक कर छुड़ाया और सीधा पुलिस की गाड़ी की तरफ भागा और बिना किसी का इंतजार किए खुद ही पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। रिलैक्स की ऐसी की तैसी, मुझे जेल जाना है, मुझे पूरे 10 साल के लिए जेल के अंदर डाल दो। वो सारे पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में मेरे जैसा फुल्ली कोऑपरेटिव क्रिमिनल आज तक नहीं देखा था। इंटेरोगेशन रूम के अंदर मेरा एटीट्यूड एकदम हाई लेवल का था। मैं न सिर्फ जानबूझकर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने की बात कबूली, बल्कि कोई भी फाइन या कंपनसेशन देने से भी साफ मना कर दिया। मेरी बस एक ही जिद्द थी कि मुझे अभी के अभी लॉकअप में डालो। एक मिडिल एज ऑफिसर ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी मैंने अचानक से पब्लिक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पनिशमेंट लॉ की धाराएं रटना शुरू कर दिया। किसी भी कंपनी या पब्लिक प्रॉपर्टी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले को 5 दिन से लेकर 10 दिन तक की कस्टडी की सजा होती है। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम लॉ के स्टूडेंट हो? मैंने बस चुपचाप अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसके बाद एक भी वर्ड नहीं बोला। इस बीच मेरे मॉम डैड के कई कॉल्स आ रहे थे, लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे सीधे उनका फ़ोन काट दिया। आखिर में हार मानकर पुलिस वालों को अपने रेगुलर प्रोसेस के हिसाब से मुझे डिटेंशन रूम यानी लॉकअप में भेजना ही पड़ा। मैं वहाँ दीवार के सहारे बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और अपने पिछले जन्म की उस भयानक ट्रेजेडी के बारे में सोचने लगा। पिछले जन्म में ठीक इसी वक्त लिऊ रुयान और चू शेंग हमारे कॉलेज के कंप्यूटर रूम में बैठकर फंड ट्रांसफ़र का अपना आखिरी स्टेप पूरा कर रहे थे। उन्होंने एक्सेस गेट पार करने के लिए मेरे स्टूडेंट आईडी कार्ड का स्वाइप किया था, सिस्टम अनलॉक करने के लिए मेरे फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया था, और फंड ट्रांसफ़र के वॉइस वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने पहले से ही मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। उन्होंने सब कुछ इतनी चालाकी से प्लान किया था कि सारे के सारे सबूत यही चीख चीख कर बोल रहे थे कि उस वक्त क्राइम सीन पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही मौजूद था। लेकिन अब सोचो, मैं पुलिस स्टेशन के लॉकअप में आराम से बैठा हूँ। देश की पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट खुद मेरा एलिबाई यानी कि पक्का सबूत बन चुके हैं, तो भला इसे कौन झुठला सकता है। मैं वहाँ उस सख्त सी लकड़ी की बेंच पर लेट गया और सोचा कि चलो थोड़ी देर सो लेता हूँ। लेकिन तभी अचानक मेरे कानों में मेरी माँ की आवाज़ गूंजी। उन्होंने एकदम से लॉकअप का दरवाज़ा खोला और अंदर आकर मुझे कसकर गले से लगा लिया। शैंगलिन माँ मुझे कसकर पकड़े हुए थीं और उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वहीं मेरे पापा भी जल्दी से आगे झुके और वहाँ खड़े सारे पुलिस वालों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। ऑफिसर साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। पता नहीं इस लड़के को अचानक क्या हो गया है या इसे क्या सदमा लगा है, लेकिन इसने जो भी नुकसान किया है हम उसकी पूरी भरपाई करने के लिए तैयार है। उनके चेहरों पर वो बेबसी और लाचारी देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी तकलीफ़ होने लगी। पिछले जन्म में भी तो मेरी ही वजह से उन्हें दुनिया वालों के सामने अपनी नज़रें झुकानी पड़ी थी। मेरे पापा ने मुझे बचाने और एक अच्छा लॉयर हायर करने के लिए अपना घर तक बेच दिया था। मेरी माँ दिन रात बस रोती रहती थी और आखिर में मेरे जेल से छूटने से पहले ही वो इस दुनिया के तानों से हार कर चल बसी। लेकिन इस बार मेरी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। मुझे किसी भी कीमत पर यहीं इसी लॉकअप में रहना था, वरना मेरे पिछले जन्म की वो दर्दनाक कहानी फिर से रिपीट हो जाती। मैंने देखा कि पुलिस वाले मुझे छोड़ने के लिए पेपर वर्क रेडी कर रहे हैं, तो मैं तुरंत अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ और लॉकअप के एक बिल्कुल खाली कोने की तरफ उंगली दिखाते हुए ज़ोर से चिल्लाया, मैं घर नहीं जाऊंगा। ये सब इसी ने मुझसे करवाया है। ये कब से मेरा पीछा कर रहा है। क्या आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा? मेरी ये पागलों वाली हरकत देखकर मेरी माँ ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वहीं मेरे पासा गुस्से और घबराहट से कांप रहे थे। पुलिस वालों के सामने बार बार तेज आवाज़ में माफ़ी मांगे जा रहे थे। पुलिस जी, मुझे लगता है मेरे बेटे का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये तो नॉर्मली ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने उनकी इसी बात का फ़ायदा उठाया और तुरंत पुलिस वालों की तरफ
मुड़कर ज़ोर से चिल्लाया, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। मेरी ये एक्टिंग अब और भी ज़्यादा क्रेजी होती जा रही थी। मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, वहीं अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा कि कोई मुझे मारना चाहता है। पुलिस वाले पूरी तरह से ब्लैंक होकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। एक जवान पुलिस वाले ने आगे आकर मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर दूर हटा दिया। मुझे हाथ मत लगाना, तुम सब के सब मिले हुए हो। मेरी माँ ये सब देखकर पूरी तरह से टूट गई। वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी ऐसी बेबस हालत देखकर भी मैंने अपने आप को नहीं रोका, क्योंकि मुझे पता था कि इस वक्त मुझे अपना दिल पत्थर करना ही पड़ेगा। जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से खींच कर ले जाने के लिए मेरी तरफ आ रहे हैं, मैं तुरंत एक पुलिस वाले के पीछे जाकर छिप गया और पूरी जान लगाकर चिल्लाया, बचाओ, ये लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बचा लो। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वालों को मजबूरी में मेरे मॉम डैड को बाहर भेजना पड़ा और उन्हें वहीं इंतज़ार करने के लिए कहा गया। लेकिन वो दोनों वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और इंटेरोगेशन रूम के बाहर रखी बेंच पर ही अड़कर बैठ गए। थोड़ी देर में एक लेडी पुलिस ऑफिसर मेरे लिए गर्म पानी लेकर आई और मुझे रिलैक्स करने के लिए समझाने लगी, लेकिन मैंने उसके हाथ से पानी का कप झटक दिया और उसे मुझसे दूर रहने के लिए कहा। मेरा ये पागलपन देखकर पुलिस वालों ने भी मुझे समझाने का आइडिया पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया और ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से अचानक मेरी माँ की घबराई हुई आवाज़ आई, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। और अगले ही पल मेरी माँ दरवाज़ा धक्का देकर अंदर आ गईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती बाहर की तरफ खींचने लगी। बेटा, अपनी माँ के साथ चल, हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलेंगे। मैंने एक झटके में अपनी माँ को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और फिर से उसी पुलिस वाले के पीछे जाकर छुप गया, जबकि मेरे पापा ने तुरंत आगे बढ़कर लड़खड़ाती हुई माँ को गिरने से संभाला। ज़मीन पर बैठी मेरी माँ मुझे इतनी निराशा और दर्द भरी नज़रों से देख रही थी। एक पल लिए मेरा दिल पिघल गया, लेकिन मैंने तुरंत अपने उन जज्बातों को दबा दिया। मेरी नज़रें बार बार दीवार पर लगी उस घड़ी की तरफ जा रही थी। घड़ी की सुइयां ठीक 8:30 बजे का टाइम दिखा रही थी। जैसे ही वो सुई आगे खिसकी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले में पड़ी कोई बहुत भारी जंजीर अचानक से तोड़ दी हो। मेरे पिछले जन्म की वो दर्दनाक कहानी किसी और टाइमलाइन में भले ही रिपीट हो रही हो, लेकिन इस जन्म में मैं उस क्राइम सीन पर मौजूद ही नहीं हूँ। मैं एकदम से शांत हो गया और चिल्लाना बंद कर दिया, जैसे मेरे अंदर का इंसान ही बदल गया हो। ऑफिसर, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, प्लीज़ मुझे लॉकअप में डाल दीजिए। मेरे बिहेवियर में अचानक आया ये चेंज देखकर वहाँ मौजूद हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। आखिर जो लड़का अभी कुछ सेकंड पहले तक पागलों की तरह हरकतें कर रहा था, वो अचानक से इतना खौफनाक हद तक शांत कैसे हो सकता है? शेंगलिन, आखिर तुम ये कौन सा गेम खेल रहे हो? मैंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप जाकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सारे पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फाइनली उन्होंने मुझे ऑब्जर्वेशन के लिए लॉकअप में डालने का फैसला कर लिया। वो लॉकअप बहुत छोटा सा था, जिसमें बस एक सख्त सी लकड़ी की बेंच और एक टॉयलेट के अलावा कुछ नहीं था। मैं बहुत ही शांति से उस बेंच पर लेट गया और बाहर से आ रही इवनिंग न्यूज़ की आवाज़ सुनने लगा। आज फेथ टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर्स में बहुत ही अजीबोगरीब उतार चढ़ाव देखने को मिला है और कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये न्यूज़ सुनते ही अचानक मेरी आंख के कोने से एक आंसू छलककर नीचे गिर गया। अगले दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारी अनजान गाड़ियां आकर खड़ी हो गईं। मुझे ज़बरदस्ती इंटेरोगेशन रूम से बाहर घसीट कर लाया गया और मेरे सामने कई सारे अजनबी चेहरे खड़े थे। उनमें से एक आदमी, जिसके गले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैप्टन का आईडी कार्ड लटक रहा था, वो सीधा मेरे पास चलकर आया। मेरे सामने आकर वो बोला, शेंगलिन, कल रात ठीक 8:30 बजे फेथ कंपनी के अकाउंट्स से इलीगल तरीके से 50 मिलियन यानी 5 करोड़ के फंड्स ट्रांसफ़र किए गए हैं। मैंने बहुत ही शांति से एक स्माइल दी और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, 5 करोड़? ऑफिसर, आप ये क्या कह रहे हैं?
मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उस कैप्टन ने गुस्से में एक मोटी सी फाइलों की गड्डी ज़ोर से टेबल पर दे मारी। उन पेपर्स में वो सारे ट्रांसफ़र ऑपरेशंस थे जो मेरे नाम से किए गए। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो सब मेरी पर्सनल ऑथेंटिकेशन की और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ज़रिए ही पूरे किए गए थे। ये देखते ही मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया और मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। अगले ही पल बाहर से किसी के ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, लिऊ रुयान और चू शेंग अंदर आए और उनके ठीक पीछे मेरे मॉम डैड भी थे। चू शेंग ने एकदम मासूम बनते हुए कहा, अंकल आंटी। वैसे तो मैं ये सब नहीं बताना चाहता था, लेकिन शेंग लिन को आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग की बहुत बुरी लत लग चुकी है। कल रात को इसने मेरा लैपटॉप भी चुरा लिया था। मुझे तो डाउट है कि उसकी बात अभी आधी ही हुई थी कि मेरी माँ ने उसे बीच में ही टोक दिया, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बेटा ऐसा घटिया काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन तभी लिऊ रुयान ने अपने फ़ोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी, जिसमें से बिल्कुल मेरी आवाज़ आ रही थी, वो भी एकदम लालच से भरी हुई। उस रिकॉर्डिंग में मैं कह रहा था, मुझे बहुत सारे पैसों का जुगाड़ करना है, बस एक बार ये बड़ा हाथ मार लूँ, फिर मुझे किसी भी साले से डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गईं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन कमीनों ने मेरी ये रिकॉर्डिंग आखिर की कब। आवाज़ को सुनकर मेरे मॉम डैड के चेहरों का रंग पूरी तरह से उड़ गया और तभी चू शेंग ने भी अपना फ़ोन निकालकर पुलिस को दिखा दिया। उस फ़ोन की स्क्रीन पर मेरी और उसकी चैट हिस्ट्री साफ साफ दिख रही थी, जिसमें मैं उससे फेथ कंपनी के इंटरनल फाइनेंस सिस्टम के बारे में पूछताछ कर रहा था। मुझे इसके बेड के नीचे से एक यूएसबी ड्राइव भी मिली है, उसने आगे कहा। इसमें बहुत सारे ओवरसीज बैंक अकाउंट्स खोलने के रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। पुलिस वाले ने वो यूएसबी ड्राइव ली और उसे अपने कंप्यूटर में प्लग इन कर दिया और अगले ही पल स्क्रीन पर ढेर सारे अजीब अजीब कोर्स और बैंक की फाइल्स खुलकर सामने आ गईं, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं। शैंगलिन, आखिर तुम ये सब क्या करना चाह रहे थे? तुमने अपने घर वालों को इन सब के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं अपनी फैमिली को सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, लेकिन मेरे गले से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी वो कैप्टन मेरे मॉम डैड के पास गया और उसने एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उनसे पूछताछ शुरू कर दी। आप लोग शेंग लिन के पेरेंट्स हैं ना? क्या कल रात आप लोगों को कोई ऐसा फ़ोन कॉल आया था जिसमें कोई आपसे कर्जे के पैसे वापस मांग रहा हो? मेरी माँ ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। दरअसल कल रात उन्हें सच में एक ऐसा ही कॉल आया था, जिसमें सामने वाले ने कहा था कि मुझ पर 3 मिलियन यानी 30 लाख का कर्जा है। और ठीक इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए लिऊ रियान ने तुरंत बीच में अपनी बात घुसेड़ दी। अंकल आंटी, शेंग लिन का ये अजीब बर्ताव सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके दिल में चोर है और ये अंदर से डरा हुआ है। सारे के सारे सबूत एक साथ इतनी परफेक्टली फिट हो रहे थे, सब मिलकर सिर्फ एक ही फाइनल कंक्लूजन की तरफ इशारा कर रहे थे कि मैं ही वो शातिर और बेखौफ फाइनेंशियल स्कैमर हूँ जिसने इतना बड़ा फ्रॉड किया है। ये सब सुनकर मेरी माँ के तो जैसे पैरों तले ज़मीनें खिसक गई। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और चक्कर खाकर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरे पापा ने तुरंत उन्हें गिरने से संभाला, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और उनकी उन आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गहरी निराशा और बेबसी भरी हुई थी। उस एक पल में मेरे अंदर का सारा दर्द, मेरी सारी घुटन और मेरा सारा गुस्सा एक साथ ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। मैं अपने इमोशंस को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने सच में इनमें से कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन उस कैप्टन ने मेरी एक ना सुनी। वो अपनी जगह से उठा और उसने मेरे हाथों में कसकर हथकड़ियाँ पहना दी और इस तरह बस एक ही रात के अंदर मैं एक मामूली से पब्लिक ऑर्डर तोड़ने वाले सस्पेक्ट से इतने बड़े केस का मेन क्रिमिनल बन चुका था। करोड़ों के एक बड़े क्रिमिनल केस का मेन मास्टरमाइंड टेबल पर पड़े। उन पक्के सबूतों और एम्बुलेंस वालों के जरिए स्ट्रेचर पर ले जाई जा रही अपनी माँ को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी ऐंठन होने लगी थी। मैंने पूरे 4 साल तक लॉ की पढ़ाई की है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता था कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन कीज़ की लीगल पावर आखिर कितनी खतरनाक होती है। पिछले जन्म में भी तो मैं इन्हीं सब चीज़ों के जाल में फंसा था।
और इन पक्के सबूतों के आगे मेरी कोई भी सफाई या दलील एकदम बेअसर साबित हुई थी। थोड़ी ही देर में इंटरोगेशन रूम का दरवाज़ा खुला और मेरे सबसे रिस्पेक्टेड मेंटर अंदर आए। उनकी नज़रों में मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ निराशा और हैरानी भरी हुई थी। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, "शेंगलिन, तुम ऐसे कैसे बन गए?" शर्म और दुःख से मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनसे नज़रें मिला सकूं। मैं बस धीमी आवाज़ में बड़बड़ाता रहा, "सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे सिग्नेचर्स और कीज किसी ने चुरा लिए हैं।" लेकिन वहाँ खड़े पुलिस वाले ने एक तंज भरी स्माइल दी और मेरी बात पर ज़रा भी यकीन नहीं किया। मैं अपनी जगह पर एकदम सिकुड़ कर बैठ गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी ये हालत देखे, लेकिन फिर भी मेरी आँखों से आँसू छलक ही पड़े। मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरा यकीन मानिए। मेरे मेंटर ने बस एक गहरी साँस छोड़ी और वहाँ से पलट कर चले गए। यह देखकर इन्वेस्टिगेशन कैप्टन ने अपना हाथ हिलाकर इशारा किया और मुझे वहाँ से ले जाने का ऑर्डर दे दिया। मुझ पर एक बहुत बड़े इकोनॉमिक फ्रॉड का केस दर्ज कर लिया गया था और मुझे क्रिमिनल कस्टडी में भेज दिया गया। जब पुलिस वाले मुझे ट्रांसफ़र करने के लिए स्टेशन से बाहर लेकर आए, तो वहाँ पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे बाहर आते देख उन्होंने तुरंत अपने बड़े-बड़े कैमरे और माइक मेरे चेहरे के सामने अड़ा दिए। "मिस्टर शेंगलिन, क्या आप बताएँगे कि आखिर आपने इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया?" मैंने उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे ठीक पीछे खड़े लिऊ रुयान और चू शेंग पूरी बेशर्मी से रिपोर्टर्स के सामने अपना ज्ञान बांट रहे थे। "हमें उनके माता-पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा है और हम बस यही उम्मीद करते हैं कि कानून हर एक मुजरिम को एकदम सही और कड़ी से कड़ी सज़ा देगा।" मुझे उस भीड़ के बीच से धक्का देते हुए ले जाया जा रहा था और कैमरों की फ्लैशलाइट्स लगातार मेरी आंखों पर चमक रही थी। लेकिन पुलिस की गाड़ी में बैठने से ठीक 1 सेकंड पहले मैंने अचानक अपना सिर उठाया और उस इन्वेस्टिगेशन कैप्टन की तरफ देखा। "ऑफिसर, मैं बस एक बार क्राइम का टाइम कंफर्म करना चाहता हूँ। क्या वो कल रात के 8:30 बजे का ही है?" उस कैप्टन ने बहुत ही इरिटेट होकर अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझे ज़ोर से पुलिस वैन के अंदर धकेल दिया। "सबूत एकदम पक्के हैं। अब तुम यहाँ किस बात की बहस कर रहे हो?" ये देखकर मुझसे और कंट्रोल नहीं हुआ और मैं ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। "हाँ, हाँ, लेकिन कल रात 8 बजे तो मैं आप ही के पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर साइकिलें तोड़ रहा था ना।" मेरी इस एक लाइन ने इंटरोगेशन रूम के पूरे माहौल में जैसे एक बम सा फोड़ दिया था। उस इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन कैप्टन का हाथ हवा में ही रुक गया और उसके चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ चुका था। वो मुझे घूर-घूर कर देख रहा था, जैसे मेरे चेहरे पर कोई झूठ या घबराहट पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। "तुमने क्या कहा? तुम कल रात 8 बजे पुलिस स्टेशन के गेट पर साइकिलें तोड़ रहे थे?" "मैंने कुछ नहीं कहा, बस आराम से अपनी कुर्सी के बैकरेस्ट पर पीछे की तरफ टिक गया और मेरे हाथों में लगी हथकड़ियाँ रूम की लाइट में चमक रही थी। मैं अपना सिर थोड़ा-सा तिरछा करके उसे ऐसे देख रहा था, जैसे सामने कोई बहुत ही मज़ेदार फ़िल्म या ड्रामा चल रहा हो।" कैप्टन ने झटके से अपनी कुर्सी पीछे धकेली, अपनी जगह से उछलकर खड़ा हुआ और इंटेरोगेशन रूम से बाहर की तरफ भागा, ताकि टेक्नीशियन से कहकर मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज निकलवा सके। ठीक 3 मिनट बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरा चेहरा साफ-साफ नज़र आ रहा था। उस वीडियो फुटेज में मैंने अपने हाथ में एक ईंट पकड़ी हुई थी और मैं उससे साइकिलों पर दे मार रहा था। वीडियो के नीचे राइट साइड वाले कॉर्नर में जो टाइमर स्टैम्प था वो एकदम क्लियर था, 23 अक्टूबर 2023 रात के 8:05 और वहीं दूसरी तरफ उस 50 मिलियन यानी 5 करोड़ के फंड ट्रांसफ़र का रिकॉर्डेड टाइम था रात के ठीक 8:30 बजे, जबकि उस वक्त तो 3 पुलिस वाले मुझे गाड़ी के अंदर दबोचे बैठे थे और मुझे पुलिस स्टेशन के गेट के अंदर लाया जा रहा था। ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। अगर ये सब तुमने नहीं किया, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन कीज़ का क्या चक्कर है? कैप्टन वापस इंटेरोगेशन रूम में आया और उन फाइल्स के पन्ने पलटने लगा। वो कभी उस सीसीटीवी फुटेज को देखता, तो कभी मेरे उन पक्के सिग्नेचर्स को। उसका तो जैसे से पूरा दिमाग ही ब्लॉक हो गया था। वो इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं निकाल पा रहा था कि जो इंसान खुद पुलिस स्टेशन के गेट पर अरेस्ट हो रहा हो, वो भला उसी वक्त कंप्यूटर पर बैठकर
करोड़ों का फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ बाहर कॉरिडोर में लिऊ रुयान और चू शेंग एक दूसरे का हाथ पकड़े मेरे पापा को तसल्ली देने का नाटक कर रहे थे। लिऊ रुयान की आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ही कमीनेपन से हंस रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस जन्म में भी मैं ही उनका बलि का बकरा बनने वाला हूँ। अंकल, प्लीज़ आप इतना परेशान मत होइए। शेंग लिन की ज़िंदगी तो उन गैम्बलिंग वेबसाइट्स जम बर्बाद कर दी है। शायद उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। मेरे पापा बस अपना सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे और उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेपसी झलक रही थी। वहीं पास खड़ा चू शेंग भी अपना सिर हिलाकर ऐसे हामी भर रहा था जैसे दुनिया का सबसे शरीफ इंसान वही हो। तभी अचानक से इंटरोगेशन रूम का भारी दरवाज़ा ज़ोर से खुला। कैप्टन की पैनी नज़रें सीधा लिऊ रुयान और चू शेंग पर जाकर टिक गईं, जिसे देखकर वो दोनों एकदम सुन्न पड़ गए। लिऊ रुयान का वो रोने का नाटक तो जैसे ये कह रहा था जैसे उसके गले में ही अटक गया हो। मैं अंदर अंधेरे में बैठा हुआ था और मैंने उनके चेहरों से वो कमीनी मुस्कान गायब होते हुए देखी। अब उनकी आंखों में एक खौफ और डर साफ साफ झलकने लगा था। मुझे खुद को सही साबित करने के लिए कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कानून के सामने सिर्फ और सिर्फ सबूत बोलते हैं। कल रात मैंने जो पुलिस स्टेशन के गेट पर जानबूझकर इतना बड़ा तमाशा किया था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक ऐसी ढाल बनाने के लिए किया था जिसे कोई भी तोड़ ना सके। कैप्टन उनके सामने गया और एकदम ठंडी आवाज़ में उनसे कहा कि वो दोनों अंदर आएं और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। ये सुनते ही लिऊ रुयान के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे और चू शेंग ने भी डर के मारे अपना सिर नीचे झुका लिया। मैं समझ गया था कि अब मेरे पलटवार करने का टाइम शुरू हो चुका है। लिऊ रुयान और चू शेंग को एक दूसरे ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर ले जाया गया, लेकिन मैं अभी भी अपनी उसी पुरानी जगह पर आराम से बैठा हुआ था। कैप्टन ने दरवाज़ा बंद किया और उन पक्के सबूतों वाली फाइलों की गड्डी को वापस से टेबल पर फेंक दिया। शेंगलिन, माना कि तुम उस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर थे, लेकिन ये फंड ट्रांसफ़र वाला आईपी एड्रेस सीधा तुम्हारे हॉस्टल के कमरे का ही है, और तो और इस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी तुम्हारे ही हैं। अब तुम इस बात को कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं हल्का सा मुस्कुराया और थोड़ा आगे की तरफ झुक गया। मैंने पूरे 4 साल तक लॉ की पढ़ाई की है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इन चीज़ों में किस तरह के लूपहोल्स मौजूद होते हैं। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ऑफिसर, मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। रही बात इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशन कीज़ की, तो अगर किसी के हाथ मेरी यूएसबी ड्राइव और मेरे फिंगरप्रिंट्स लग जाएं, तो कोई भी इंसान इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकता है। कैप्टन ने अपने माथे पर सिकुड़न लाते हुए मेरी बात सुनी। अब उसे धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी थी कि ये केस उतना भी सीधा और सिंपल नहीं है जितना वो समझ रहा था। उसने तुरंत अपना इंटरकॉम वाला बटन दबाया और बाहर खड़े पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, वो टेक्निकल टीम से उन पैसों का फाइनल ट्रांजैक्शन रूट चेक करवाएं। तभी मैंने बीच में टोकते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, पैसों का रूट चेक करने के साथ साथ क्यों ना आप कल रात ठीक 8:30 बजे के मेरे हॉस्टल बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करवा लें। ज़रा देखिए तो सही कि उस वक्त कंप्यूटर रूम के अंदर आखिर कौन घुसा था। कैप्टन ने मुझे एक बहुत ही गहरी नज़र से देखा और फिर मुड़कर अपने ऑफिसर्स को फुटेज चेक करने का ऑर्डर दे दिया। इंटरोगेशन रूम में अब एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया था। मैं दीवार पर लगी घड़ी को देख रहा था और मन ही मन अपनी सारी कैलकुलेशन कर रहा था। पिछले जन्म में उन कमीनों ने मेरे वहाँ ना होने के उसी खाली वक्त का फ़ायदा उठाकर ही तो मेरे खिलाफ वो सारा फर्जी जाल बिछाया था। कुछ ही देर बाद एक पुलिस वाले ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर कैप्टन के कान में कुछ फुसफुसाया। उसकी बात सुनते ही कैप्टन के चेहरे पर जो मुझे लेकर शक था, वो अब एकदम सीरियसनेस और टेंशन में बदल चुका था। सीसीटीवी फुटेज से ये बात एकदम क्लियर हो गई थी कि कल रात 8:20 पर टोपी पहने हुए एक लड़का कंप्यूटर रूम में घुसा था। उसकी हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल मेरे जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके पैरों में जो जूते थे वो चू शेंग के लिमिटेड एडिशन वाले स्नीकर्स थे। चू शेंग। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ मन ही मन बहुत ही इविल तरीके से हंस रहा था। चू शेंग को दिखावा करने की बहुत गंदी बीमारी है। पूरे कॉलेज में उन लिमिटेड एडिशन शूज का सिर्फ एक ही पेयर है जो उसी के पास है।
और वो उन्हें अपने पैरों से उतारना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ऑफिसर, मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लिव रुयान ने आपको जो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है ना, ज़रा उसके बैकग्राउंड नॉइस की भी अच्छे से जांच करवा लीजिए, क्योंकि कल रात 8 बजे मैं उसी कंप्यूटर रूम में था। कल रात 8 बजे मैं पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर साइकिलें तोड़ रहा था और उस वक्त बैकग्राउंड में पुलिस के सायरन की तेज आवाज़ें गूंज रही थी। अगर उसकी उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सायरन की कोई आवाज़ नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से फेक है। ये सुनते ही कैप्टन झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे अब ये बात अच्छी तरह समझ आने लगी थी कि मैं उसे जो भी एक एक डिटेल बता रहा हूँ, वो इस पूरे केस की एविडेंस चेन को घुमाकर सीधा उन दोनों की तरफ ले जा रही है। वो तुरंत इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकला और सीधा लिव रुयान की तरफ गया। लिव रुयान उस वक्त कॉरिडोर में बैठी हुई थी। उसके चेहरे का रंग बुरी तरह से उड़ा हुआ था और वो घबराहट के मारे लगातार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। कैप्टन सीधा लिव रुयान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक भी लफ्ज नहीं कहा, बस अपनी तीखी नज़रों से उसे घूरने लगा। कैप्टन को इस तरह से घूरता देख लिव रुयान की तो जैसे जान ही सूख गई और उसने डर के मारे अपने आप को चू शेंग के पीछे छुपाने की कोशिश की। स्टूडेंट, हमें उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का टेक्निकल इवैल्यूएशन करना है। प्लीज़ अपना मोबाइल फ़ोन हमें दे दो। ऑफिसर, मेरा फ़ोन तो अभी अभी मेरे हाथ से छूटकर गिर गया था। मुझे लगता है वो टूट गया है। पुलिस वालों के सामने इतने घटिया और बकवास बहाने बनाने का सीधा सा मतलब यही था कि वो बिना बोले ही अपना जुर्म कबूल कर रही थी। कैप्टन ने बिना कुछ सुने सीधा उसके हाथ से फ़ोन छीना और पास खड़े टेक्नीशियन के हाथ में थमा दिया। ये सब देखकर चू शेंग वहाँ से चुपचाप सकने की फिराक में था, लेकिन दो जवान पुलिस वालों ने उसे वहीं रोक लिया। वो बाहर से तो खुद को एकदम नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके माथे से टपकता हुआ पसीना उसकी गर्दन तक आ पहुंचा था। ऑफिसर, हम तो यहाँ बस गवाही देने आए हैं। सारे क्राइम्स तो शेंग लिन ने किए हैं। आप लोग बस उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए ना। आप हमें यहाँ क्यों रोक रहे हैं? कैप्टन ने उसकी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा उसे साइड में धकेलते हुए उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन रूम का दरवाज़ा खुला और मुझे भी बाहर लाया गया। बाहर आते ही मेरा आमना सामना सीधा उन दोनों से हुआ। मैंने लिव रुयान की तरफ देखा और उसे एक बहुत ही प्यारी लेकिन खौफनाक सी स्माइल दी। रुयान, कल रात 8:30 बजे तुमने तो कहा था ना कि तुम अपने हॉस्टल के कमरे में सो रही थी, तो फिर चू शेंग के वो जूते कंप्यूटर रूम में क्या कर रहे थे? ये सुनते ही लिव रुयान के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। उसने तुरंत पलटकर चू शेंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरा सदमा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चू शेंग इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकता है और पीछे इतना बड़ा सुराग छोड़ सकता है। तभी वो टेक्नीशियन अपने हाथ में टैबलेट लिए हुए भागता हुआ आया और उसने कैप्टन से तेज आवाज़ में कहा, सर, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से एडिटेड है और इसके बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन के बाहर का वो शोर शराबा भी बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, टेक्नीशियन ने आगे कहा, वो 50 मिलियन यानी 5 करोड़ का जो फंड था ना, वो ओवरसीज अकाउंट्स का पूरा चक्कर लगाने के बाद उसका एक हिस्सा सीधा चू शेंग के नाम वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की गई है। चू शेंग, लिव रुयान। कैप्टन की आवाज़ एकदम सख्त हो गई। अब ज़रा आप दोनों मिलकर हमें ये बात समझाएंगे कि ये करोड़ों रुपए उड़कर सीधे आप ही की जेब में क्यों जा रहे थे? ये सुनते ही चू शेंग की तो जैसे टांगों ने ही जवाब दे दिया। वो लड़खड़ाया और घुटनों के बल ज़मीन पर गिरते गिरते बचा। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ भयंकर नफरत भरी हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ लिव रुयान बुरी तरह से कांपने लगी थी और उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। मेरे मॉम डैड थोड़ी दूरी पर खड़े होकर ये पूरा नज़ारा देख रहे थे और वो पूरी तरह से सन्न रह गए थे। अब जाकर उन्हें फाइनली ये बात समझ आ गई थी कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया है, बल्कि उसे एक बहुत ही गंदी साजिश के जाल में फंसाया गया था। उनके झूठे दावों को पूरी तरह से तोड़ने के लिए कैप्टन ने उन दोनों की अलग अलग इंटेरोगेशन करने का फैसला किया। मुझे बगल वाले कमरे में ले जाया गया, जहां से मैं वन वे ग्लास के पार ये सारा तमाशा लाइव देख सकता था। सबसे पहले लिव रुयान का सब्र टूटा। वो उन लड़कियों में से थी जो सिर्फ ऐशो आराम में आपका साथ दे सकती हैं।
लेकिन मुसीबत के वक्त सबसे पहले पीछे हट जाती हैं। जैसे ही पुलिस ने फंड ट्रांसफ़र का वो फ्लोचार्ट उसके मुंह पर मारा, उसने 1 सेकंड लगाए बिना सारा का सारा इल्ज़ाम चू शेंग पर डाल दिया। ये सब चू शेंग का किया धरा है। सी ने मुझसे कहा था कि शेंग लिन तो एक नंबर का फटीचर है और उसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। शेंग लिन के सिग्नेचर धोखे से लेना मास्टर प्लान भी उसी का था। बगल वाले कमरे में बैठा वो कमीना चू शेंग ये सब नहीं सुन सकता था, लेकिन साफ दिख रहा था कि अब उसकी भी हवा पूरी तरह से टाइट हो चुकी थी। वो पुलिस वालों के सामने बस एक ही रट लगाए जा रहा था कि उसने तो सिर्फ मदद की थी और इस पूरे कांड की असली मास्टरमाइंड लिऊ रुयान है। रुयान ने ही मुझसे कहा था कि शेंग लिन को पैसों का जुगाड़ करना है, इसीलिए मैंने उसके लिए वो कोड लिखा था। मुझे सच में नहीं पता था कि ये कोई इतना बड़ा फ्रॉड है। उस कांच के पार उन दोनों को कुत्तों की तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए देखकर मेरे दिल में उनके लिए कोई रहम नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे तो ये देखकर एक अलग ही लेवल का सुकून मिल रहा था। पिछले जन्म में भी तो उन्होंने ठीक ऐसा ही किया था। कोर्ट रूम में खड़े होकर बड़ी ही आसानी से सारा इल्ज़ाम मेरे सिर पर थोप दिया था। तभी कैप्टन दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और उसने मेरी तरफ पानी का एक गिलास बढ़ाया। मुझे देखने का उसका नज़रिया अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में मेरे लिए थोड़ी सी तारीफ तो थी, लेकिन साथ ही एक बहुत गहरा शक भी साफ झलक रहा था। शेंग लिन, जब तुम्हें पहले से ही पता था कि वो लोग इतना बड़ा फ्रॉड करने वाले हैं, तो तुमने पहले ही कुछ क्यों नहीं किया? तुमने पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस स्टेशन के गेट पर ये साइकिलें तोड़ने का तमाशा करना क्या ज़रूरी था? कैप्टन ने मुझसे पूछा। मैंने शांति से जवाब दिया, ऑफिसर, अगर मैं सीधे आपके पास आकर शिकायत करता तो शायद आप मुझे पागल समझकर भगा देते, लेकिन अब जब मैं खुद एक मुजरिम बनकर आपके सामने खड़ा हूँ, तभी आप इस केस की इतनी बारीकी से जांच कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर कैप्टन पूरी तरह खामोश हो गया, क्योंकि उसे भी पता था कि मैं सच बोल रहा हूँ। अगर कल रात मैंने वो पक्का एलिबाई यानी अपने वहाँ ना होने का सबूत नहीं बनाया होता, तो आज मैं सलाखों के पीछे होता और ये लोग अपनी साजिश में कामयाब हो चुके होते। तभी टेक्निकल टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई। चू शेंग के पर्सनल कंप्यूटर से उन्हें वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन लॉग्स मिल गए थे जिन्हें वो डिलीट करना भूल गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सिस्टम में वो एआई टूल और मेरी आवाज़ के सैंपल भी मिल गए, जिनका इस्तेमाल करके उसने वो नकली ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी। जैसे ही ये डिजिटल सबूत सामने आए, उनके झूठ का किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। लिऊ रुयान और चू शेंग, जो अब तक गवाह बन रहे थे, पलक झपकते ही इस केस के मेन सस्पेक्ट बन गए। जब मैं इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकला तो मेरी माँ पागलों की तरह दौड़ती हुई आई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उनका गला तक बैठ गया था। मेरे पापा पीछे ही खड़े थे, उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन उन्होंने गर्व के साथ मेरी तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण पुलिस स्टेशन के हॉल में पड़ी, तो लिऊ रुयान और चू शेंग के हाथों में हथकड़ियां लग चुकी थी और उन्हें जेल ले जाया जा रहा था। जैसे ही वो मेरे पास से गुजरे, लिऊ रुयान की आंखों में अब सिर्फ पछतावा और गिड़गिड़ाहट थी। उसने रोते हुए कहा, शेंग लिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ हमारे उन 3 सालों के प्यार का वास्ता मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मेरी मदद करो ना। मैंने अपना सिर घुमा लिया और उसकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं। वो हमारे 3 साल के रिलेशनशिप की दुहाई दे रही थी, लेकिन पिछले जन्म में जब उसने मुझे जान से मारने के लिए गुंडे भेजे थे, तब उसे उन 3 सालों की याद नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ शेंग का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि 50 मिलियन यानी 5 करोड़ का फ्रॉड इतना बड़ा है कि उसकी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही सड़ते हुए कट जाएगी। बाहर रिपोर्टर्स और मीडिया वाले अभी भी खड़े हुए थे। वो तो वहाँ एक बहुत बड़े कमर्शियल फ्रॉड की ब्रेकिंग न्यूज़ कवर करने के लिए आए थे, लेकिन अब उनके लिए न्यूज़ पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब हेडलाइन थी, एक जीनियस लड़के ने कैसे खुद को बचाया और अपने ही दुश्मनों को उनके बिछाए जाल में फंसा दिया। मिस्टर शेंग लिन, क्या आप बताएंगे कि आपको उनके इस मास्टर प्लान के बारे में कैसे पता चला, और क्या आपने वो साइकिलें सच में सिर्फ अपना एलिबाई बनाने के लिए तोड़ी थीं? मैंने कैमरों की तरफ देखा।
अपने मॉम डैड का हाथ कसकर पकड़ा और बिना कोई एक्स्ट्रा डिटेल दिए बस कैमरे की तरफ देखकर एक हल्की सी स्माइल दी। कानून कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता, लेकिन वो किसी मुजरिम को छोड़ता भी नहीं है। मैंने बस वही किया जो मुझे अपने बचाव में करना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन कैप्टन ने मेरे पास आकर मेरी पीठ थपथ पाई और मुझे बताया कि वो पूरे 5 करोड़ रुपए अब फ्रीज किए जा चुके हैं और फेथ कंपनी वाले मुझे एक थैंक यू लेटर भी भेजने वाले हैं। शेंगलिन, तुमने आज जिस तरह से इस केस को पलटा है ना, वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए अगले कई सालों तक एक केस स्टडी बन गया है। कभी टाइम मिले तो आना हमारे पुलिस स्टेशन और हमें भी थोड़ा लॉ पढ़ाना। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने मॉम डैड को साथ लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। मेन गेट के बाहर लाइन से खड़ी वो साइकिलें जिन्हें मैंने चकनाचूर किया था, वो सारी टूटी हुई साइकिलें अब वहां से साफ की जा चुकी थीं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा को ले जाकर एक होटल में ठहराया। भले ही अब सच सबके सामने आ चुका था और मैं बेगुनाह साबित हो गया था, लेकिन कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर मेरा नाम अभी भी पूरी तरह से खराब हो चुका था। मेरे टीचर ने मुझे सलाह दी कि मैं कुछ दिन घर पर रहकर आराम करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और सीधा टैक्सी पकड़कर कॉलेज वापस आ गया। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही गार्ड मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगा। उसके हाथ में वही नोटिस था जिस पर मेरी फ़ोटो छपी थी। वो मुझे रोकना तो चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जो भी स्टूडेंट्स मिल रहे थे वो मुझे देखकर रास्ता बदल रहे थे और गुट बनाकर मेरी तरफ उंगलियां उठा रहे थे। उनकी आवाज़ें भले ही बहुत धीमी थी, लेकिन मेरे कानों तक साफ पहुंच रही थी। देखो, ये वही है ना, सुना है 5 करोड़ का फ्रॉड किया है इसने, फिर इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया? दूसरा फुसफुसाया, ज़रूर कोई तगड़ी पहुंच होगी इसकी। दिखता तो शरीफ है पर दिल कितना काला है इसका। मैं बिना किसी रिएक्शन के बस चलता रहा। ये सब बातें तो मेरे पिछले जन्म के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। पिछले जन्म में जब पुलिस पकड़कर ले जा रही थी, तब तो इन लोगों ने मुझ पर गंदे अंडे तक फेंके थे। हॉस्टल पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ वर्कर्स वहां से सामान बाहर निकाल रहे थे। वो चू शेंग और लिऊ रियान का सामान था, जिसे कॉलेज ने जब्त करके वहां से हटाने का ऑर्डर दिया था। हॉस्टल की वार्डन आंटी मुझे देखते ही कुछ कड़वा बोलने वाली थीं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र मेरे पीछे चल रहे मेरे उन दो दोस्तों पर पड़ी, वो तुरंत चुप हो गईं। सादे कपड़ों में उस पुलिस वाले को देखकर वो गार्ड तुरंत अपने रूम में खिसक लिया। मैं अपने हॉस्टल के कमरे में वापस लौटा तो अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। चू शेंग के कंप्यूटर डेस्क पर अभी भी उसका वो टेक्नोलॉजी गॉड वाला घमंडी स्टिकर चिपका हुआ था। मैंने एक कोल्ड स्माइल दी और चुपचाप अपना सामान पैक करने लगा। तभी अचानक से कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और चू शेंग के चमचों का वो पूरा गैंग अंदर आ गया। उनका लीडर वांग छियांग था। उसके हाथ में एक बास्केटबॉल थी और वो मुझे एकदम प्रोवोकिंग नज़रों से घूर रहा था। शेंगलिन, तुम्हारी यहाँ वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? शेंग और रुयान दोनों तुम्हारी वजह से जेल पहुँच गए हैं। खुद को बचाने के लिए तुमने बाकियों की बलि चढ़ा दी। क्या मस्त गेम खेला है बे। मैंने अपना सामान पैक करना रोका और पलटकर उसे देखा। ये सारे वो बेवकूफ़ थे जिन्हें चू शेंग ने अपनी छोटी मोटी पार्टियों और पैसों से खरीद रखा था। इन्हें असली सच का तो कोई आइडिया ही नहीं था। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उन्हें फंसाया है तो सीधा पुलिस स्टेशन जाओ और हियरिंग की एप्लीकेशन दे दो, या फिर अभी के अभी पुलिस को कॉल करो और मुझे अरेस्ट करवा दो। वांग छियांग मेरी इस बात एकदम चौंक कर गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मुझे पीटने के इरादे से बास्केटबॉल वाला हाथ हवा में उठाया, लेकिन तभी मेरे ठीक पीछे खड़े उस प्लेन क्लॉथ्स पुलिस वाले ने जोर से खांसा और एक कदम आगे बढ़ा। ये देखते ही वांग छियांग की हवा टाइट हो गई। वो डर के मारे बुरी तरह कांप गया और बास्केटबॉल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी और अगले ही पल मैंने वांग छियांग का हाथ पकड़कर एक ही झटके में तोड़ दिया। हाँ, मैंने उसका हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो बास्केटबॉल लुढ़ककर सीधा मेरे पैरों के पास आ गई। मैंने उस बास्केटबॉल पर अपना पैर रखा और सीधा उसकी आंखों में घूरने लगा। मेरी आंखों में वो खौफनाक नज़ारा था जो सिर्फ एक बार मौत का सामना कर चुके इंसान की आंखों में ही हो सकता है, जिसे देखकर वो अनजाने में ही डर के मारे दो
कदम पीछे हट गया। वांग छियांग और उसके चमचे अपनी बेइज्जती करवाकर वहाँ से चुपचाप खिसक खिसक लिए। मैंने उस बास्केटबॉल को लात मारकर कमरे से बाहर कर दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दोनों सादे कपड़ों वाले पुलिस ऑफिसर्स कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो यहाँ आगे के एविडेंस कलेक्शन के लिए आए थे। मैं चू शेंग के बेड के बोर्ड की दरारों में कुछ ढूंढने लगा। मुझे अपने पिछले जन्म से ही उसकी एक गंदी आदत के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि उसे अपने सारे इम्पोर्टेंट अकाउंट्स और पासवर्ड्स एक पेपर की पर्ची पर लिखकर किसी ऐसी जगह छुपाने की आदत थी जहां किसी की नज़र ना जाए। और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। बेड के सिरहाने और दीवार के बीच की उस दरार में मुझे एक ठोस सी चीज़ महसूस हुई। वो एक छोटी सी ब्लैक कलर की नोटबुक थी जिसे टेप से अच्छी तरह चिपकाया गया था। मैं बस उस बुक को खोलने ही वाला था कि अचानक किसी ने ज़ोरदार धक्का देकर हॉस्टल के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। इस बार अंदर आने वाले कोई स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि ब्लैक सूट और ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए कुछ भारी भरकम गुंडे थे। उनका जो बॉस या लीडर लग रहा था, उसकी गर्दन पर एक बहुत ही खतरनाक चाकू का निशान था और वो दिखने में ही एकदम खुखार लग रहा था। उसने पूरे कमरे में एक नज़र दौड़ाई और फाइनली उसकी नज़रें सीधा मेरे हाथ में पकड़ी उस नोटबुक पर जाकर टिक गईं। तो तुम ही शेंग लिन हो, जो शेंग ने हमसे जो पैसा उधार लिया था। अब उसे चुकाने का टाइम आ गया है। मैंने बिना कोई रिएक्शन दिए चुपचाप उस बुक को अपनी पॉकेट में खिसका लिया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मेरी देखा देखी वो दोनों प्लेन क्लोथ्स पुलिस वाले भी अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और उनके हाथ अपनी कमर की तरफ जा चुके थे। शेंग ने तुम लोगों से पैसे उधार लिए हैं। आखिर कितने? ज़्यादा नहीं, बस 3 मिलियन यानी पूरे 30 लाख। उसने कहा था कि ये पैसे तुम हमें खुशी खुशी दे दोगे क्योंकि तुमने अभी अभी कोई बहुत बड़ा हाथ मारा है और तुम्हारे पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया है। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन जैसे एक सेकंड के लिए रुक गई। मुझे समझ आ गया था कि चू शेंग सिर्फ मुझे जेल की सलाखों के पीछे ही नहीं सड़ाना चाहता था, बल्कि उसने मेरे लिए एक और बहुत ही गहरी खाई खोद कर रखी थी। उस कमीने ने मेरे नाम का इस्तेमाल करके बाहर से एक बहुत बड़ा लोन शार्क यानी भारी ब्याज वाला कर्ज ले रखा था। चू शेंग को बहुत अच्छे से पता था कि अब वो पुलिस के हाथों से बचकर कहीं नहीं भाग सकता। इसीलिए उसने जानबूझकर इन खतरनाक गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया था। उसे लगा था कि जब तक मैं खुद को इस पूरे फ्रॉड केस से बेगुनाह साबित नहीं कर देता, तब तक ये कर्जे की फांस मेरे गले का फंदा बनी रहेगी और मैं तड़पता रहूँगा। तभी वहाँ खड़े उन प्लेन क्लॉथ्स पुलिस ऑफिसर्स ने एकदम कड़क आवाज़ में कहा, हम पुलिस वाले हैं, चलो जल्दी से अपना लोन कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, वरना तुम सबको सरेआम गुंडागर्दी और पब्लिक में शांति भंग करने के जुर्म में अभी के अभी अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे। ये सुनते ही उस चेहरे पर निशान वाले खूंखार गुंडे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे कमरे में पहले से ही सादे कपड़ों में पुलिस वाले मौजूद होंगे। उसने चिढ़कर ज़मीन पर थूका और मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए धमकी दी, सुन बे लड़के, ये पुलिस वाले तुझे आज बचा लेंगे, लेकिन पूरी ज़िंदगी तेरा बचाव नहीं कर पाएंगे। आज नहीं तो कल तुझे ये सारे पैसे अपने मुंह से उगलने ही पड़ेंगे। इतना कहकर वो गुंडे वहाँ से खिसक लिए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पॉकेट से वो छोटी सी ब्लैक नोटबुक निकाली और उसे खोला, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी लिखा था उसे पढ़ते ही मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई और मेरे पसीने छूट गए। असल में वो 50 मिलियन यानी 5 करोड़ का फ्रॉड केस तो बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक छोटा सा तमाशा था। सच्चाई तो ये थी कि चू शेंग और लिऊ रुयान के पीछे एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक सिंडिकेट काम कर रहा था। वो लोग सिर्फ एक मामूली स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे थे, जबकि असल में वो अपनी इस स्टूडेंट वाली पहचान की आड़ में ओवरसीज माफिया और विदेशी ताकतों के काले धन को वाइट करने का काम कर रहे थे, यानी कि एक बहुत बड़े लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग। और मैं ही वो आखिरी मोहरा था जिसे उन्हें इस काम के लिए चुना था। अगर कल मैंने वो साइकिलें ना तोड़ी होती तो शायद अब तक मैं किसी अनजान कोने में कुत्तों की मौत मारा जा चुका होता। उस मनी लॉन्ड्रिंग वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए सीधा अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में आ गया। यहाँ पूरे कैंपस का सबसे फास्ट नेटवर्क और सबसे बड़ा लीगल डेटाबेस मौजूद था। मेरी हिफाजत के लिए वो दोनों पुलिस वाले अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। मैंने चू शेंग की वो डायरी खोली और उसमें लिखे कोड्स का इस्तेमाल करके एक हिडन वेब पेज ओपन कर लिया। ये एक एन्क्रिप्टेड चैट रूम था।
और इसके अंदर होने वाली सारी बातचीत एकदम अजीब-ओ-गरीब हैकिंग टर्म्स और कोड वर्ड्स में हो रही थी। मैंने कीबोर्ड पर तेज़ी से अपनी उँगलियाँ दौड़ानी शुरू की। पिछले जन्म में जब मैं जेल में था, तो मैंने वहाँ एक टेक्निकल क्रिमिनल से कुछ ट्रिक्स सीखी थी और उन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मैं उन सारे अकाउंट्स के लॉगिन एड्रेस को ट्रैक करने लगा। स्क्रीन पर लाल रंग के डॉट्स लगातार ब्लिंक कर रहे थे। फाइनली वो डॉट्स हमारे कॉलेज के ठीक पीछे वाली गली में मौजूद एक इंटरनेट कैफ़े की लोकेशन पर जाकर रुक गए। ये वो जगह थी जहां हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा टाइम पास करने जाते थे। मैं बस इस मामले की और गहराई में जाने ही वाला था कि अचानक मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई और उस पर लाल रंग से एक डरावनी सी लाइन फ्लैश हुई। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मैंने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत कंप्यूटर का प्लग खींच कर निकाल दिया। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। सामने वालों ने मुझे हैक करते हुए पकड़ लिया था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि उस सिंडिकेट में कोई बहुत ही खतरनाक हैकर मौजूद है और वो शायद कॉलेज के आसपास ही कहीं बैठकर मुझ पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। मैं उन दोनों पुलिस वालों के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकला। पलक झपकते ही बाहर पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी एकदम धुंधली सी लग रही थी। काश मुझे ये सब पहले से पता होता। हॉस्टल वापस जाने वाले उस छोटे से रास्ते पर मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से कोई मुझे घूर रहा है। जैसे ही मैं पेड़ों के एक झुरमुट के पास पहुंचा, अचानक से एक काला साया वहां से तेजी से गुजरा। मेरे साथ चल रहे वो पुलिस वाले तुरंत उसका पीछा करने के लिए भागे और मुझे वहीं अपनी जगह पर इंतज़ार करने के लिए कह गए। मैं सड़क किनारे लगी उस स्ट्रीट लाइट के नीचे अकेला खड़ा था और मेरे हाथों ने उस छोटी सी नोटबुक को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। तभी अचानक से मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। हेलो शेंग लिन, प्लीज़ मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे। फ़ोन के दूसरी तरफ से लिऊ रुयान के रोने की आवाज़ आ रही थी और साथ ही किसी भारी चीज़ से दरवाज़ा पीटने की डरावनी आवाज़ें भी गूंज रही थी। लेकिन वो तो पुलिस स्टेशन के लॉकअप में थी ना, फिर वो मुझे फ़ोन कैसे कर सकती है? तुम हो कहाँ? क्या तुम पुलिस स्टेशन में नहीं हो? मैंने घबरा कर पूछा। मुझे मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिल गई थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। चू शेंग चू शेंग को उन्होंने मार दिया है और अब उनका अगला टारगेट तुम हो। अचानक फ़ोन कट गया और अब मेरे कानों में सिर्फ उस बीप बीप की चुभने वाली आवाज़ गूंज रही थी। मैंने उस सुनसान रास्ते की तरफ देखा और डर के मारे मेरे पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ये सब उनकी एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश थी। उन लोगों ने जानबूझकर लिऊ रुयान से मुझे फ़ोन करवाया था ताकि वो मुझे इस सुरक्षित जगह से बाहर निकाल सकें और अपना शिकार बना सकें। मैं बेवकूफ़ों की तरह इधर-उधर नहीं भागा, बल्कि मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा उस इन्वेस्टिगेशन कैप्टन का नंबर डायल किया। मुझे उसे बताना ही था कि ये केस अब बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका है। ठीक आधे घंटे बाद मैं वापस पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ा था। कैप्टन ने मेरे दिए हुए उस नोटबुक को देखा और टेंशन के मारे उनके माथे पर गहरी सिलवटें पड़ गई। चू शेंग सच में मारा गया। अभी अभी कस्टडी से न्यूज़ आई है कि बाहर टहलते वक्त उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया। मुझे अच्छी तरह पता था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसका मुंह हमेशा के लिए बंद किया गया है। वो बहुत कुछ जानता था और सामने वालों के पास इतना सब्र नहीं था। लिऊ रुयन ने अभी मुझे कॉल करके बताया कि उसे वहां से ले जाया गया है, जो कि साफ तौर पर एक ट्रैप हो सकता है। कैप्टन ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और तुरंत अपनी फोर्स को बैक स्ट्रीट वाले साइबर कैफ़े की छानबीन करने के काम पर लगा दिया। मैंने खुद आगे बढ़कर कहा कि मैं उन लोगों के लिए चारे का काम करूंगा, आखिर उन्हें यही नोटबुक तो चाहिए। इसलिए जैसे ही मैं उस कैफ़े में कदम रखूंगा, वो पक्का मुझ पर अटैक करेंगे। कैप्टन एक पल के लिए थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर वो मान गए। उन्होंने मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाई और मेरे कपड़ों में एक बहुत ही छोटा जीपीएस ट्रैकर और माइक फिट कर दिया। रात के ठीक 11 बजे मैं अकेला ही बैक स्ट्रीट वाले उस साइबर कैफ़े के अंदर दाखिल हुआ। वहाँ अंदर सिगरेट का धुआं भरा हुआ था और बस कीबोर्ड पर उंगलियां चलने की खटखट आवाज़ें आ रही थीं। मैंने बैठने के लिए एक कोने वाली जगह चुनी और उस ब्लैक नोटबुक को टेबल पर बिल्कुल सामने रख दिया।
ताकि वो दूर से ही सबकी नज़रों में आ जाए। मैं ऐसे दिखावा कर रहा था जैसे कोई गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मेरी तिरछी निगाहें आसपास के हर एक इंसान को स्कैन कर रही थीं। तभी एक हुडी पहना हुआ आदमी मेरे ठीक पीछे आकर बैठ गया, और अजीब बात ये थी कि उसने अपना सिस्टम ऑन ही नहीं किया। वो बस सिर झुकाए अपने मोबाइल फ़ोन में लगा रहा, और करीब 10 मिनट के बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो मेरे ठीक बगल से गुजरा, एक छोटी सी पेपर की पर्ची मेरे कीबोर्ड पर आ गिरी। पीछे बैठा वो हुडी वाला आदमी, जिसने सिस्टम ऑन भी नहीं किया था और बस फ़ोन चला रहा था, करीब 10 मिनट बाद अपनी जगह से उठा था। वो वॉशरूम की तरफ गया और मेरे पास से गुजरते हुए उसने जानबूझकर वो पर्ची मेरे कीबोर्ड पर गिरा दी थी। उस पर्ची पर साफ साफ लिखा था, अगर लियू रुयन की जान बचाना चाहते हो तो पीछे वाले दरवाजे पर आ जाओ। मैंने एक लंबी गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा रिलैक्स किया, वो ब्लैक नोटबुक उठाई और पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तभी मेरे माइक में कैप्टन की आवाज़ गूंजी। वो मुझे शांत रहने और अपना कूल बनाए रखने के लिए कह रहे थे, क्योंकि उनकी पूरी टीम बस आसपास ही थी। जैसे ही मैंने पीछे वाला दरवाज़ा धक्का देकर खोला, सामने एक पतली सी गली थी जो पूरी तरह से कबाड़ से भरी पड़ी थी। उस गली के बिल्कुल आखिर में एक काले रंग की वैन खड़ी थी, जिसके शीशे इतने डार्क थे कि अंदर का कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अचानक उस वैन का दरवाज़ा खुला और अंदर से मास्क पहने हुए एक आदमी ने अपना हाथ बाहर निकाला, मुझे इशारा करते हुए कि मैं वो नोटबुक उसकी तरफ फेंक दूं। मैंने भी सीधा जवाब दिया, लियू रुयन कहाँ है? मुझे पहले उसे देखना है। उस आदमी ने थोड़ा साइड होकर मुझे अंदर का नज़ारा दिखाया। मैंने देखा कि लियू रुयन कार की सीट से बुरी तरह बंधी हुई थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और उसकी आंखों में सिर्फ खौफ और बेबसी थी। अभी मैं उसे बचाने के लिए थोड़ा करीब जाने ही वाला था कि गली के एंट्री पॉइंट से अचानक कुछ मोटरसाइकिलें पूरी स्पीड में अंदर घुसीं, और वो सीधा मुझे टक्कर मारने के इरादे से मेरी तरफ ही आ रही थी। उन मोटरसाइकिलों के इंजनों की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कान के पर्दे ही फट जाएं। मैंने अपनी जान बचाने के लिए फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और ज़मीन पर लुढ़कते हुए सीधा एक बड़े से डस्टबिन के पीछे जा गिरा। दोनों पुलिस वाले अंधेरे में से बाहर निकलकर आए और उन मोटरसाइकिल वालों से भिड़ गए। उस संकरी गली में अचानक से पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। हालात को बिगड़ता देख वैन वाले ने तुरंत इंजन स्टार्ट कर दिया। टायर्स के ज़मीन पर रगड़ने की एक बहुत ही चुभने वाली आवाज़ आई और वहाँ सफ़ेद धुएं का एक गुबार सा उड़ गया। मैंने किसी भी खतरे की परवाह नहीं की और सीधा आगे की तरफ भागा। मैंने उस वैन के पीछे वाले दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया। किस्मत से दरवाज़ा लॉक नहीं था और मैंने अपना आधा शरीर किसी तरह उस वैन के अंदर घुसा दिया। मरने का शौक है क्या? अंदर बैठे उस आदमी ने पूरी ताकत से मेरी छाती पर लात मारी। शुक्र है कि मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसने मुझे बचा लिया, लेकिन फिर भी उस दर्द की वजह से मेरे हाथ की पकड़ लगभग छूटने ही वाली थी। मैंने वैन की सीट का किनारा पूरी जान लगाकर पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से लियू रुयान को बंधी हुई रस्सियां काटने लगा। वो वैन उस संकरी गली में पागलों की तरह इधर उधर लहरा रही थी और उसने रास्ते में लगे कई सारे स्टॉल्स टक्कर मारकर चकनाचूर कर दिया था। लियू रुयान खौफ से भरी नज़रों से मुझे देख रही थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैंने अपने ब्लेड से उसकी रस्सियां काटी और पूरी ताकत से चिल्लाया, कूद जाओ, जल्दी से गाड़ी से बाहर कूदो। लेकिन लियू रुयान डर के मारे इतनी ज़्यादा सहम गई थी कि वो सिकुड़कर एक कोने में बैठ गई और अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। तभी उस मास्क पहने हुए आदमी ने अपनी जैकेट से एक स्प्रिंग वाला चाकू निकाला और मुझ पर सीधा वार कर दिया। मैं तुरंत साइड में हुआ और पलटकर पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। वैन के अंदर जगह बहुत कम थी, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से बुरी तरह गुत्थम गुत्था हो गए। और ठीक उसी वक्त पीछे से पुलिस के सायरन की तेज आवाज़ें आने लगी। कई सारी पुलिस की गाड़ियां हमारा पीछा करते हुए हमें घेरने के लिए आ रही थीं। पुलिस की गाड़ियां हमारी वैन को घेर कर रोकने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन वो ड्राइवर पक्का कोई पागल था। उसने स्पीड कम करने के बजाय वैन को सीधा सामने वाले बैरिकेड में ले जाकर ठोक दिया, जैसे वो हम सबको अपने साथ मारना चाहता हो। टक्कर होने के
ठीक 1 सेकंड पहले मैंने लिऊ रुयान को कसकर पकड़ लिया और अपने हाथों से उसके सिर को कवर कर लिया। एक बहुत ही जोरदार झटका लगा। वैन के शीशे चकनाचूर होकर चारों तरफ बिखर गए और हमारी गाड़ी बुरी तरह से पलट गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया गोल गोल घूम रही है और मेरे कानों में सिर्फ एक अजीब सी बीप की तेज आवाज़ गूंज रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो मास्क वाला आदमी टूटी हुई खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथों में अभी भी मेरी वो ब्लैक नोटबुक बहुत ही मजबूती से पकड़ी हुई थी। वो इस पूरे केस का इकलौता सुराग थी। मैं किसी भी कीमत पर उसे वो नोटबुक लेकर भागने नहीं दे सकता था। मैंने अपने पूरे शरीर का भयानक दर्द बर्दाश्त किया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कसकर उस कमीने का पैर पकड़ लिया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एकदम खौफनाक गुस्सा था और अगले ही पल उसने एक भारी सा पत्थर उठाया और सीधा मेरे सिर पर दे मारा। लेकिन वो पत्थर मेरे सिर तक पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि ठीक उसी सेकंड कैप्टन की बंदूक से एक फायर हुआ और गोली सीधा उस मास्क वाले आदमी की कलाई को चीरती हुई निकल गई। वो भारी पत्थर तुरंत उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरने की आवाज़ पुलिस के सायरन के शोर में कहीं दबकर रह गई। मैंने उस ब्लैक नोटबुक को अपनी जान से भी ज़्यादा कसकर पकड़े रखा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि पुलिस वालों ने मुझे उस पिचक चुकी वैन के अंदर से खींचकर बाहर नहीं निकाल लिया। लिऊ रुयान ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, इसीलिए उसका सिर बुरी तरह से फूट चुका था और वो खून से लथपथ स्ट्रेचर पर पड़ी तड़प रही थी। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरा पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि हॉस्पिटल वाले मुझे एडमिट करने से ही मना कर रहे थे। डॉक्टर मेरी मरहम पट्टी कर रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग एकदम ठिकाने पर था। मैंने वो ब्लैक नोटबुक फ़ौरन कैप्टन के हवाले कर दी। उस डायरी में उनकी काली कमाई के सारे लेन देन के रिकॉर्ड्स थे। साथ ही चुशेंग के उस इंटरनेट कैफ़े वाले लॉगिन लॉग्स भी मौजूद थे। कैप्टन ने बड़ी गंभीरता से उस नोटबुक को अपने हाथ में लिया और मुझे बताया कि वो मास्क वाला आदमी दरअसल एक प्रोफेशनल रिकवरी एजेंट है जो उनके सिंडिकेट के लिए पैसों की वसूली और गंदे काम निपटाता है। चूँकि मैंने इस पूरे केस को सुलझाने में पुलिस की बहुत बड़ी मदद की थी, इसलिए 2 सादे कपड़ों वाले पुलिस वाले साये की तरह मेरे वार्ड के बाहर पहरा दे रहे थे। वहीं मेरे बगल वाले वार्ड में लिऊ रुयान एडमिट थी। आधी रात के वक्त उसके पेरेंट्स पागलों की तरह भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें अपनी बेटी की चोटों की कोई फिक्र नहीं थी, बल्कि वो तो कॉरिडोर में खड़े होकर पुलिस वालों पर चिल्ला रहे थे और उसे छोड़ने की जिद कर रहे थे। मेरी बेटी तो खुद एक विक्टिम है। शेंग लिन ने उसे डरा धमका कर ये सब करवाया है। आप लोग भला उसे किस आधार पर अरेस्ट कर सकते हैं? मैं अपने बेड पर लेटा हुआ बाहर हो रहे इस शोर को चुपचाप सुन रहा था। बिल्कुल यही बातें मैंने अपने पिछले जन्म में भी सुनी थी। बस फ़र्क इतना था कि तब वो लोग ये सारी गालियाँ और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे थे। तभी कैप्टन मेरे कमरे के अंदर आए। उनके हाथ में एक लीगल नोटिस था जिसमें उसकी बेल कैंसिल करने का ऑर्डर लिखा हुआ था। लिऊ रुयान पर सबूत मिटाने, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने और देश छोड़कर भागने की कोशिश करने का पक्का शक है। जैसे ही इसकी हालत थोड़ी ठीक होती है, इसे सीधा वापस जेल के लॉकअप में भेज दिया जाएगा। लिऊ की माँ का रोना धोना अचानक बंद हो गया और मैं शांति से खिड़की के बाहर रात के अंधेरे को देख रहा था। यह तो बस उनकी बर्बादी की पहली सीढ़ी थी। उस काली नोटबुक के सारे राज अब खुल चुके थे। उसमें ना सिर्फ चू शेंग के खिलाफ पक्के सबूत थे, बल्कि उसमें हमारे लॉ स्कूल के एक मशहूर प्रोफेसर यानी मेरे उसी मेंटर का नाम भी सामने आ गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो प्रोफेसर स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल करके विदेशी वेबसाइटों के लिए हजारों फर्जी बैंक अकाउंट्स चला रहा था। इस पूरे खेल में चू शेंग उसका टेक्निकल हेड था और लिऊ रुयान उनकी आपसी तालमेल बिठाने वाली एजेंट। जब ये खबर कॉलेज पहुंची तो पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। जो स्टूडेंट्स कल तक मुझे गालियां दे रहे थे, उनकी बोलती अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। कॉलेज ने आनन फानन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। चूँकि मैं अभी तक हॉस्पिटल में था और मेरी चोटें ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैंने वीडियो कॉल के ज़रिए उस मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग रूम के बीचों बीच मेरा वो प्रोफेसर बैठा था जिसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था, फिर भी वो खुद को बेगुनाह दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने बड़ी ढिठाई से कहा,
मुझे इन अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। शायद स्टूडेंट्स ने ही मेरी जानकारी चुराकर ये सब कांड किए होंगे। मैं स्क्रीन के दूसरी तरफ से उसे देख रहा था। मैंने बिना कुछ कहे सीधा एक ऑडियो फाइल प्ले कर दी। वो उसी की आवाज़ थी, वो कोई साधारण ऑडियो नहीं, बल्कि उसका खुद का कबूलनामा वाला वीडियो था।